A very warm welcome dear students. So let us start with EMI के MCQs. Like बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उनको EMI के MCQs पहले करने हैं, तो let us do EMI के MCQs from the MHT CET point of view. और इस वीडियो में हम लोग 2021 के CET के क्वेश्चंस करेंगे. तो let us start with the very first question. A straight conductor of length 0.6 meter is moved with a speed of 10 meter per second perpendicular to a magnetic field of 1.2 Weber per meter square. तो देखो डेटा क्या क्या दिया है हमको. दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब L दिया हुआ है, राइट. L लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गिवन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर. स्पीड मतलब क्या दिया हमको, v दिया हुआ है, v, राइट. सो वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ v, v दिया हुआ है. और उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, राइट. अब देखते हैं कि EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला है E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. अब बोला हुआ है कि कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो इसका मतलब थीटा 90 दिया हुआ है. तो B कितना है, B 1.2, लेंथ है 0.6, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है 10, राइट. और ये है साइन 90. बस सबको मल्टीप्लाई करना है. और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का 6 into 1 7.2 वोल्ट इज द आंसर. 7.2 वोल्ट. और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, राइट. तो राइट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. Two identical coil wound uniformly have self-inductance L and resistor R. The coil is broken into two parts. Okay. The two parts are then connected in parallel. पहले तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें. एक कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है. उसके पास सेल्फ इंडक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी है. कोई कॉइल है जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस R है. ठीक है. अब क्या किया गया, कॉइल को दो पार्ट में तोड़ दिया गया. और कॉइल को दो पार्ट में तोड़ने के बाद क्या होगा, देखो कॉइल को दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा L/2 और रेजिस्टेंस हर पार्ट का क्या हो जाएगा, R/2. तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बिकम L/2 और रेजिस्टेंस हर पार्ट का क्या हो जाएगा, R/2. फिर क्या बोला हुआ है, द टू पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF E. द करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट. करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट मतलब करंट कांस्टेंट है. तो देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ऐसे, मतलब इंडक्टर और ये रेजिस्टर और फिर एक इंडक्टर है और रेजिस्टर है. मतलब तुमने पहले वाले इंडक्टर को दो पार्ट में, मतलब वही जो कॉइल था उसको दो पार्ट में तोड़ दिया. तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस विल बिकम R/2. ओके. इंडक्टेंस विल बिकम L/2 एंड करंट इज कांस्टेंट. देयर इज अ बैटरी, एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका EMF E है. और याद रखना ये बैटरी कांस्टेंट करंट भेज रहा है. कांस्टेंट करंट मतलब स्टेडी स्टेट, करंट बदल नहीं रहा, राइट. I. तो ध्यान से सुनना क्या होता है. देखो EMF इंड्यूस्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है LdI/dt. LdI/dt. अब करंट चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर तो जीरो हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स इंडक्टर इज ऑफ नो यूज. इंडक्टर इज ऑफ नो यूज. या ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfl, राइट. 2πfl. क्योंकि ये करंट चेंज ही नहीं हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो. इन अदर वर्ड्स ले दे के कहानी है कि इंडक्टर कुछ काम करेगा ही नहीं इसमें, राइट. करेगा ही नहीं कंडक्टर काम. तो इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूं फिर एक बार, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि इंडक्टर को मैं दिखाऊंगा ही नहीं, या इंडक्टर की रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं. तो बचा क्या, देखो R/2 बचा पैरेलल में, राइट. सिर्फ R/2 बचा पैरेलल में और उसके अक्रॉस क्या लगाया गया, एक बैटरी लगाया गया, राइट. अब पूछा गया कि व्हाट इज द करंट. तो बहुत सिंपल है. पहले तो R इफेक्टिव निकालेंगे. R/2 पैरेलल में होंगे तो R इफेक्टिव क्या होगा, R/4. R इफेक्टिव होगा R/4. अब करंट कैसे निकालते हैं, करंट इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज E डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव. और R इफेक्टिव कितना है, R/4. सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आएगा 4E/R. सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है 4E/R. और 4E/R मतलब आंसर सी, आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. टू कंडक्टिंग वायर लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक एंड इन द सेम प्लेन. द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग. देखो आउटर लूप का जो करंट है, आउटर लूप का जो करंट है, ये समझो एक लूप है, ओके. इसका करंट कैसे, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज और बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज और बढ़ रहा है. अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगी, है ना. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगी और बढ़ रही होगी, ये भी याद रखना.
और इसके अंदर क्या किया गया, एक और टू कंडक्टिंग वायर लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक एंड लाई इन द सेम प्लेन, द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द इनर लूप। समझो अंदर भी एक लूप है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी एक लूप है। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो आउटर लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड्स और बढ़ भी रहा है, इनवर्ड्स और बढ़ रहा है। तो ये करंट ऐसे जनरेट करेगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जनरेट करे, क्योंकि उससे देखो देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और अंदर की तरफ है, मतलब इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, जो आउटर लूप है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी विल बी इनवर्ड्स और इंक्रीजिंग। बाय लेंज लॉ हम जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द सेकंड लूप शुड बी इन सच अ वे दैट ये इसको घटाएगा, बी को घटाएगा। अब बी को घटाने के लिए इसमें करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, मतलब अगर इसमें क्या हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या हो रहा था क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, जो छोटा वाला लूप है, जो येलो कलर का लूप मैंने बनाया, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा और वो इनवर्ड्स वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, राइट। सो दैट इज द लॉजिक, मतलब ये क्वेश्चन लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है। और क्लॉकवाइज मतलब ऐसा ऑप्शन है आंसर ए, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its ends at an angular velocity 5 रेडियन पर सेकंड। तो देखो ये 1 मीटर जो दिया हुआ है ये L है, ये जो 1 मीटर दिया हुआ है ये L है, L, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दी हुई है हमको, ओमेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब BH, और ईएमएफ पूछा हुआ है। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV sin थीटा। अभी यहाँ पे थीटा के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये रोटेटिंग रॉड है, रोटेटिंग रॉड। अब ये रोटेशनल मोशन वाला रॉड है, मतलब रॉड इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। देखो ऐसे घुमाया जा रहा है रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है अबाउट दिस एंड, है ना, ऐसे घुमाया जा रहा है। अब रोटेशनल मोशन वाले रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, इट इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 को मैंने 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिखा, एल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हुआ, और ओमेगा मतलब कितना है, ओमेगा है 5, ओमेगा है 5, तो ये आंसर होगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। तो ये आंसर हो गया 50 माइक्रोवोल्ट, दैट इज द आंसर। 50 माइक्रोवोल्ट मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफर आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच क्वांटिटी इंक्रीजेस। देखो अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट, आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो क्या होता है देखो ध्यान से सुनना। आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज तो घटेगा, मतलब ईएमएफ इन द सेकेंडरी विल बी लेस देन ईएमएफ इन द प्राइमरी। आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज घटता है, मतलब सेकेंडरी वाला जो वोल्टेज होता है वो प्राइमरी वाले वोल्टेज से कम होता है। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम जानते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, तो I सेकेंडरी विल बी मोर देन I प्राइमरी, मतलब वोल्टेज तो घटेगा लेकिन करंट बढ़ेगा, क्योंकि E और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल वाला, तो हम लिख सकते हैं कि विच क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो आंसर है करंट बढ़ेगा, सेकेंडरी करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A metal wire of length 2500 meter is kept in the east-west direction at a height of 10 meter from the ground. If it falls freely on the ground, then the current induced in the wire is okay. अब देखो तुम्हारा वायर कौन से डायरेक्शन में, ध्यान से देखना है, ये तुम्हारा वायर है, ठीक है, और तुम्हारा वायर कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, राइट। या एक काम करते हैं, वो ईस्ट वेस्ट ऐसे नहीं दिखाते, ईस्ट वेस्ट ऐसे दिखा लेते हैं, चलो। तो तुम्हारा वायर कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये तुम्हारा वायर है येलो कलर का, ठीक है, ये वायर है तुम्हारा। और नॉर्थ साउथ में याद रखना कौन होता है, नॉर्थ साउथ में किसकी डायरेक्शन होती है, BH, BH इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम व्हाट, ये अगर साउथ है ये नॉर्थ है, तो BH की डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन अदर वर्ड्स वायर किसको राइट एंगल्स पे कट करता हुआ चलेगा, BH को। अब देखो क्या दिया हुआ है, वो 10 मीटर नीचे गिरा, वायर तुम्हारा 10 मीटर नीचे गिरा, ऐसे 10 मीटर नीचे गिरा वायर, है ना, वायर 10 मीटर नीचे गिरा।
वायर 10 मीटर नीचे ऐसे। सो ये वायर जो है 10 मीटर नीचे गिरा है। ऑफ कोर्स बीएच को कट करते हुए गिरा, मैं सब जगह बीएच नहीं बना रहा हूँ, तुम समझ जाना। तो वायर की वेलोसिटी होगी रूट ऑफ 2gh, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट h नीचे गिरता है अंडर ग्रेविटी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, रूट ऑफ 2gh। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो वायर की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो अगर वो h हाइट नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 2gh बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, फिर क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द करंट। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू ई बाय आर। अब इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, बी एच एल वी, बी एच एल वी। और जब वो नीचे गिरा तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 2gh। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो करंट विल बी इक्वल टू bh कितना दिया हुआ है, bh कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, राइट। लेंथ ऑफ द कंडक्टर 2500 है, 2500 तो 25 इंटू 10 पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया रूट ऑफ व्हाट 2 इंटू जी को 10 लिया है, एच को 10 लिया, हाइट भी 10 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 25 रूट 2, 25 रूट 2। तो ये 25 ने 25 को कैंसिल कर लिया, राइट। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे ये 100 भी बाहर आ जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस, ये -5 और 2 -3 हो गया। और ये रूट ऑफ 200 है ना, अंदर रूट 10 रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 2 और रूट 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर होगा तुम्हारा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। और 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब कितना होगा आंसर, 0.02 एम्पियर, दैट इज द आंसर। द करंट होगा 0.02 एम्पियर। आई होप आई हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस करेक्ट। हो सकता है कभी कैलकुलेशन में एरर पॉसिबल है, बट याद रखना कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम सही है, मतलब तुम कैलकुलेशन एक बार खुद से भी चेक कर लेना। बट मेरे ख्याल से आंसर जो मैंने दिया है वो मोस्टली सही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार चेक कर लेता हूँ, -3 और 10 रूट 2 सही है, सही है। तो 0.02 मतलब कौन सा आंसर, आंसर बी, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The magnetic potential energy stored in an inductor is 25 millijoule when the current is 50 milliampere. What is the self inductance और इंडक्टेंस कितना है इंडक्टर का। तो देखो हमको तो सबसे पहले एनर्जी दिया है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 25, तो एनर्जी कितना दिया 25 इंटू 10⁻³ जूल, मिली जूल था ना। और करंट कितना है 50 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। और क्या पूछा है एल, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब हमको एल चाहिए तो एल विल बी इक्वल टू 2e बाय आई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2e ना, मतलब 2 इंटू 25 हो गया 50 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय व्हाट 50 इंटू 50 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3। इसको सॉल्व करते देखते क्या आंसर आता है। पहले तो ये 2 इंटू 50, एक 50 और एक 50 कट गया, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा और एक -3 भी कट गया, राइट। तो ये 1000 ऊपर चला गया अल्टीमेटली, ये 10⁻³ को ऊपर ले रहा हूं तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो ये एक जीरो भी कट गया, तो आंसर आएगा 20 एम्पियर, 20 हेनरी, 20 हेनरी। तो इंडक्टेंस का वैल्यू है 20 हेनरी। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length L having resistance R falls from a height L, बस height L दिया हुआ है h की जगह पे L, छोटा L, in Earth's magnetic field B, the current through the wire is, मैं तुमको ऑलरेडी इस तरह का सम अभी जस्ट 2 मिनट पहले करवा चुका हूँ। I is equal to E by R लिखना है, फिर I को क्या लिखना है, I is equal to E को क्या लिखोगे BLV, BLV डिवाइडेड बाय R, और साइन थीटा को 90 मान लो क्योंकि ऐसे कुछ बोला ही नहीं है थीटा के बारे में, तो क्या करें, राइट। और v को क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, v को लिखोगे रूट ऑफ 2gh, 2gh डिवाइडेड बाय r, 2gh नहीं सॉरी, यहाँ पे हाइट को छोटा l लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हाइट को उन्होंने छोटा l लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2gh नहीं आएगा, 2gl डिवाइडेड बाय व्हाट r। तो ऐसा ऑप्शन है bl रूट ऑफ 2gl बाय r, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A coil of radius r is placed on another coil whose radius is capital R and current through it is changing so that its center coincide। अच्छा, capital R is very much large as compared to small r, तो मतलब एक coil है जिसका रेडियस छोटा r है
और वो बहुत छोटा है, याद रखना, छोटा आर, ओके। और एक बहुत बड़ा कॉइल है, ओके, उसकी रेडियस को उन्होंने दिया है बड़ा आर। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, तो समझ लेना, ओके। अब वो सर्कल पहले से बना के लाना चाहिए था मुझे, ओके, बट देन तो ये रेडियस बहुत ज्यादा है, ये कैपिटल आर है और कॉन्सेंट्रिक है दोनों, ये कैपिटल आर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या पूछा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम। ध्यान से सुनना, पहले तो इसमें करंट डाल देते हैं कुछ भी, आई आई, इसको प्राइमरी मान लेते हो, ये आईपी हो गया, आईपी। अब इस आईपी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी, इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये उसके सेंटर में रखा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। तो ये सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कैसे निकालोगे, सेकेंडरी मतलब छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन ए बी कॉस थीटा, यहाँ तो एन आएगा नहीं, राइट, तो सिर्फ ए बी आएगा, कॉस थीटा भी नहीं आएगा, बिकॉज प्लेन ऑफ द सेकंड कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी आएगा, ए बी, ए मतलब किसका, वही सेकेंडरी वाले का एरिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर। और बी किसके वजह से, बी प्राइमरी के वजह से। देखो फ्लक्स किस में निकाल रहे हैं, सेकेंडरी में, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ए बी ना, तो एरिया तो सेकेंडरी का लेंगे, लेकिन बी किसके वजह से है, बी प्राइमरी के वजह से है, और प्राइमरी के सेंटर में रखा है, तो बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई एन नहीं लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई पी अपॉन व्हाट, 2 इंटू बड़ा आर, याद रखना, ओके। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि फाइव एस का फॉर्मूला क्या होगा, फाइव एस इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू आई पी, ओके। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ किससे, फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू एम इंटू आई पी से, जब मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो m के जगह पे देखो क्या आया है, m के जगह पे आंसर है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A north pole of long horizontal bar magnet is brought towards closed circuit consisting of a coil, the direction of the induced current। देखो अब क्या है, ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है ऑफ कोर्स। अगर तुम नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास ले आओ, अगर नॉर्थ पोल को तुम इस कॉइल के पास ले आओ, तो बाय लेंज लॉ ये कॉइल अपोज करेगा इस मोशन को, नॉर्थ पोल के मोशन को, तो ये भी नॉर्थ जैसा एक्ट करेगा, और नॉर्थ जैसा एक्ट करेगा मतलब ऐसा होगा, देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर किसी कॉइल को नॉर्थ जैसा बिहेव करना है तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इन ऑर्डर दैट अ करंट एक्ट एज कॉइल एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पास में आ रहा है, राइट, तो उसको अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ जैसा बिहेव करना पड़ेगा, और नॉर्थ जैसा बिहेव करने के लिए करंट कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑप्शन नंबर ए। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये पता होगा, बिकॉज ईएमआई का चैप्टर स्टार्ट ही इसी से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Three pure inductors, each of inductance 6 Henry are connected as shown in the figure, their equivalent। देखो पहले तो याद रखना, ध्यान से देखना इधर सब लोग, सी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट P है ना, तो देखो ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे, तो इसको भी तुम पॉइंट P जैसे मान सकते हो, या इसका पोटेंशियल भी P जितना ही होगा, तो ये दोनों सेम पॉइंट मान सकते हो। सिमिलरली अगर ये Q है तो इसको भी तुम Q मान सकते हो, Q जैसे मान सकते हो, राइट, Q, तो ये भी Q जैसा हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तीनों L का एक पॉइंट P पे कनेक्टेड और एक पॉइंट Q पे कनेक्टेड है, इन अदर वर्ड्स तीनों के तीनों पैरेलल में है, ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, देखो ऐसे, ये एक इंडक्टर होगा, ये और एक इंडक्टर होगा, और ये और एक इंडक्टर होगा, राइट, और तीनों का एक एंड कहाँ पे कनेक्टेड है, P पे, एक एंड Q पे कनेक्टेड है। तो इन अदर वर्ड्स तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, और पैरेलल में इफेक्टिव इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, 1/L2 प्लस 1/L3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा L/3, और L हमको दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, 6 हेनरी, तो 6 हेनरी डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज 2 हेनरी, और 2 हेनरी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या सही है, तो पहले मैं लिख देता हूं स्टेप अप में होता क्या, बाद में देखेंगे ऑप्शन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और मान लेते हैं आइडियल है, आइडियल है क्योंकि करंट की बात करें तो आइडियल बोलना चाहिए था उनको। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से सुनो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ता है लेकिन ई और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, तो करंट घटता है।
वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट घटता है। अब देखते हैं एनएस, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स की भी बात कर लो, एनएस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एनपी, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, ईएस इज ग्रेटर देन ईपी, बट आईएस इज लेस देन आईपी। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ये तो सही नहीं है, वोल्टेज इज लेस वो भी सही नहीं है, करंट इज मोर देन करंट ये भी सही नहीं है, तो आंसर डी करेक्ट है। देख लो आंसर डी करेक्ट है। करंट इन द प्राइमरी इज इक्वल, आई एम सो सॉरी, करंट इन द प्राइमरी इक्वल नहीं है, गलत है, थर्ड वाला करेक्ट है, आंसर सी। आंसर सी सही है। देखो आंसर सी कह रहा है कि करंट इन द प्राइमरी इज मोर देन करंट इन द सेकेंडरी, ये देखो मैंने लिखा है करंट इन द प्राइमरी इज मोर देन करंट इन द सेकेंडरी, तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The magnetic flux near the axis and inside the air core solenoid of length 60 cm carrying current I is 1.57 into 10 raised to minus 7। तो phi दिया हुआ है मुझे, phi की वैल्यू 1.57 into 10 पावर minus 6 वेबर दी हुई है, राइट। और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.6 मीटर लिख लेता हूँ, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है कैपिटल एम। तो ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाई की फॉर्मूला क्या होती है, पहले तो फाई की फॉर्मूला होती है फाई इज इक्वल टू व्हाट, बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए। एक मिनट, हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ है ना, सोच लेते हैं एक मिनट। हम लोग को फ्लक्स दिया हुआ है और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, बट करंट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है हमको, राइट। तो सोच लेते हैं एक सेकेंड रुको। तो फ्लक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी ए लिख के ही करते हैं। और मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बराबर है म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय ये ए मतलब एरिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब एनआईए ही तो होता है, तो मुझे अल्टीमेटली एनआईए ही तो निकालना है। तो एनआईए मतलब ही क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विच विल बी इक्वल टू 5L डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और एनआईए मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना मतलब एनआईए निकालना। तो 5L बाय म्यू नॉट, 5 मतलब 1.57 इंटू 10 पावर माइनस 6, लेंथ कितना दिया हुआ है कॉइल का 60 सेंटीमीटर, 0.6 लिखा था मैंने उसे, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। चलो ठीक है, तो ये 1.57 वन जा टू जा हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये देखो ये 7 ऊपर लूंगा ना जब, तो ये 6 हो जाएगा, राइट। तो m विल बी इक्वल टू 6/8, और 6/8 मतलब होता है 3/4, और 3/4 मतलब होता है 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.75 आ गया, हाँ। A wire of length 1 meter is moved at a speed of 2 meter per second। लेंथ दिया हुआ है वायर का 1 मीटर, स्पीड दिया वायर का 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। इन अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 0.5 टेस्ला, 5 टेस्ला। The end of the wire are joined to a resistance of 6 ohm। The rate at which work is done, rate at which work is done मतलब क्या होता है, पावर। rate at which work is done मतलब पावर पूछा हुआ है। पावर का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय आर, और ई को कैसे निकालोगे, बी एल वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ओके, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो बी 0.5 है, लेंथ तो 1 है, और वेलोसिटी 2 है, इसका स्क्वायर 1 ही हुआ, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आया, और आर कितना है, आर 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/6 वॉट, 1/6 वॉट, और ऐसा ऑप्शन है आंसर बी। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाँ। If the current flowing in a coil is reduced to half, the relation between new and the original energy, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इनिशियल एनर्जी को E1 मान लेता हूँ, E1 इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, राइट है, ये इक्वेशन 1 हो गया। बाद में तुमने करंट को क्या किया, करंट को डबल कर दिया, तो ये होगा हाफ L 2I द होल स्क्वायर, करंट को डबल कर दिया, राइट। अब दोनों को डिवाइड करोगे ना E2 अपॉन E1, तो आंसर 4 आएगा। E2 अपॉन E1, द आंसर विल बी व्हाट, 4। तो E2 will be equal to 4E1, E2 will be equal to 4
E1, एक मिनट, द रिलेशन बिटवीन द न्यू एनर्जी E2 एंड द इनिशियल एनर्जी, आई एम सो सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, इफ द करंट इन द फ्लो इन अ कॉइल इज रिड्यूस टू हाफ, करंट को डबल नहीं किया गया, करंट को हाफ किया गया, सॉरी, तो यहाँ पे I नहीं आएगा, यहाँ पे I/2 आएगा, करंट को हाफ किया गया I/2 द होल स्क्वायर, तो डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर 1/4 आएगा, तो आंसर आएगा E1/4, हाफ डबल नहीं किया गया, हाफ किया गया, हाफ, मैंने पढ़ने में थोड़ी घाई कर ली, ओके, E1/4, ओके, बट एनीवेज मैं हर क्वेश्चन को वापस एक बार देख लेता हूँ, डोंट वरी, ओके, सो जब मैं आंसर लिखता हूँ तो एक बार वापस क्वेश्चन भी रीड कर लेता हूँ, तो क्लिक हो गया कि इफ अ करंट इन अ कॉइल इज रिड्यूस टू हाफ, बराबर है, ये सही आंसर है, E2 विल बी E1/4, और ऐसा ऑप्शन है आंसर ए। जो बच्चे अच्छे होंगे वो तो डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, तो करंट को अगर हाफ करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ स्क्वायर, मतलब 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two concentric coplanar coils of radius R1 R2 carry current I1 I2 in the opposite direction. The magnetic induction at the center of the loop is half that of I1 alone at the center. The magnetic induction at the center of the loop is half that due to I1 alone at the center. मतलब क्या हुआ सुनो, ये कॉइल था एक, जिसमें करंट शायद कैसे फ्लो रहा था, क्लॉकवाइज, और एक में कैसे फ्लो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2, ऐसे कुछ। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बी नेट कैसे निकालोगे, बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, या ऐसे करता हूं, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर का B1 मतलब छोटा वाला कॉइल है, याद रखना, क्योंकि छोटा वाला कॉइल का रेडियस कम होगा तो उसका B ज्यादा होगा, B1 माइनस B2, अब B मतलब क्या, B सेंटर निकालना है हमको, राइट, B सेंटर, तो पहले वाले की वजह से सेंटर में क्या होगा, मैग्नेटिक म्यू नॉट Ni अपॉन 2R है ना, N को 1 रखना, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, R1 छोटा है, याद रखना, कैसे पता R1 छोटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है R2 डबल ऑफ R1 है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2R2 इंटू व्हाट, I2, राइट, तो ठीक है, यहाँ पे लिख के छोड़ देते, ये हमारा बी नेट है, बी नेट, ठीक है, ये हमारा बी नेट है। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स इज हाफ दैट ड्यू टू I1 अलोन, मतलब ये जो बी नेट है ना, ये कितना है, हाफ ऑफ ड्यू टू I1 अलोन, मतलब हाफ ऑफ B1, तो ये बी नेट B1 का हाफ है। तो अब देखो सॉल्व कर रहा हूं इसको, बी नेट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, म्यू नॉट अपॉन 2R1 इंटू I1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2R2, देखो मैं R2 को क्या लिखने वाला हूँ, 2R1 लिख रहा हूँ, ठीक है, R2 को 2R1 लिख दिया, ओके, इंटू I2, हाँ I2, that is equal to half of what, that is equal to half of what, B at the center of first coil, B at the center of first coil क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन what, 2R1, म्यू नॉट 2R1 है ना, तो ये B1 है, B1 ही वापस लिखा मैंने यहाँ पे, राइट। अब देखो क्या क्या कैंसिल होंगे, एकदम संभाल के करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होंगे, क्योंकि कैंसिल, डिवाइड कर लो सबको, म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, सब जगह 2R1 दिख रहा है, 2R1 भी चला गया, यहाँ भी 2R1 चला गया, यहाँ भी 2R1 चला गया, तो बचा क्या, देखो बचा क्या, I1, ओके, माइनस I1 माइनस I2/2 इक्वल टू व्हाट, I1/2, ये I1 है, I1/2, ठीक है, I1/2, तो ये I1 इधर ले लो, I1 माइनस I1/2 इक्वल टू I2/2, राइट, तो अल्टीमेटली आंसर आया I1/2 इक्वल टू I2/2, तो 2 भी कट गए, तो आंसर आएगा I1 इज इक्वल टू I2, आंसर आएगा I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2 मतलब I2 अपॉन I1 का रेशियो 1 आएगा, 1, तो 1 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आंसर बी, ओके। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।